आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपका टॉपिक चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक चैप्टर है आपके 10th में। इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग चलते रहेंगे। तो हमारे पास एक वर्ड है सबसे पहले एनवायरनमेंट, कहते किसको है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट कहने के लिए तो हम लोग सब कहते हैं कि हाँ जो हमारा ये हमारे आसपास में जो है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। उसको डिफाइन कैसे करेंगे तो लिखते हैं द एनवायरनमेंट the environment is the aggregate of all those things and set of condition तो कंडीशन भी कर सकते हैं which directly or indirectly or indirectly influence not only the life of organism, but also the community of a particular place. But also the community of अरे यार लाइट कट गया, चलिए लाइट आ गया। ठीक है, तो हम लोग कह रहे थे द एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ दोज थिंग्स एंड कंडीशन which directly or indirectly influence not only the life of organism but also the community of particular place। मतलब environment जो है ना हमारे लाइफ को ही अफेक्ट नहीं करता है, पर्टिकुलर प्लेस को भी अफेक्ट कर रहा है। ओवरऑल हर वो थिंग जो अफेक्ट करता है, जो अपना उसका क्या कहते हैं अपने प्रभाव को हमारे लाइफ के ऊपर या कह सकते हैं इन्वायरमेंट पे जो है ना डालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको इन्वायरमेंट कहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, इन्वायरमेंट हर वो थिंग्स आ गया, बहुत सारी चीज़ आ गई इन्वायरमेंट में, ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़। इसलिए हम लोग लिखे यहाँ पे ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, जिसके कारण हमारा लाइफ हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या उसके कारण हमको कुछ चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, लाइफ हो चाहे आपका प्लेस हो। समझने के लिए जैसे अभी गर्मी का दिन है तो हम लोग फैन वगैरह ऑन करते हैं, शेडिंग वगैरह ज़्यादा करके रखते हैं ताकि हमारा जो है ना गर्मी हमें से ना लगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है। हम जब बरसात का दिन आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि खिड़की दरवाजा है ना बंद करते हैं ताकि बारिश है ना अंदर ना आ जाए, उससे हमारा दिक्कत ना हो, गिर जाए, स्लिप हो जाए, बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें क्या कर रहे हैं हमारे लाइफ में जो है ना कुछ आपका इफेक्ट डाल रहे हैं। अब है कि कौन कौन डाल रहे हैं, तो हीट, लाइट, सन, बहुत सारे हैं, एनिमल्स, कुछ प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर यहाँ से देखें कि इन्वायरमेंट के अगर बात करें कि कितने कंपोनेंट्स हैं, तो इन्वायरमेंट दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ से कि इन्वायरमेंट जो है कि कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आपके दो टाइप के कंपोनेंट से इन्वायरमेंट आपका मिलके बना है। सबसे पहला है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा जो है वो आपका बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स।
अब एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आ गए? तो एबायोटिक मतलब ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब एबायोटिक के कैटेगरी में आपके आते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या कहलाता है आपका? एबायोटिक। अब ऐसे है कितने आपके? तो बहुत सारे हैं आपके। क्या क्या हैं आपके? तो टेम्परेचर अगर आप बात करें तो आपके एबायोटिक में जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है आपके? सबसे पहला जो है टेम्परेचर। अगर दूसरा का बात करें हम लोग, वाटर। नेक्स्ट जो है आपका लाइट, ठीक है। ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग है, जो हमारे लाइफ को या प्लेस को इन्फ्लुएंस करते हैं या कुछ अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और इनके बिना हमारा लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये अफेक्ट भी डालते हैं और इनके बिना हमारा लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं सॉइल, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम लोग? एयर। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन 5 का ही स्टडी हम लोग करते हैं कि हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में ये 5 हैं। और भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे कि आपका मिनरल्स हो गया, आपका प्रेशर हो गया, आपका क्लाइमेट हो गया, ठीक है। तो और भी हैं, मिनरल्स हो गए, आपके क्लाइमेट्स हो गया, हाँ, प्रेशर हो गया, ये सब बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोग जब आपने आवर इन्वायरमेंट पढ़ते हैं और इन्वायरमेंट में भी हम लोग इकोलॉजी का जब स्टडी करते हैं, इकोलॉजी साइंस का वो पार्ट है जहाँ पे हम लोग लिविंग और मतलब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के रिलेशन को समझते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें आपका ऑल पढ़ते तो यही 5 हैं। पंच तत्व के रूप में पहले से हम लोग जानते हैं पंच तत्व कि 5 तत्व से ये बॉडी मिलके बना है, जितने भी लिविंग्स हैं। तो उन्हीं में से आपका टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, एयर हो गया। और भी हैं जो मिनरल्स हैं, क्लाइमेट्स एंड प्रेशर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग एबायोटिक की बात करें, अभी कर ही रहे थे, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट बोलिए या फैक्टर बोलिए, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से आ गए? तो अभी हम लोग देख रहे थे वाटर है, सॉइल है, आपका टेम्परेचर है, लाइट है, ठीक है। तो जितने भी हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल या एबायोटिक कंपोनेंट्स कंटेन या इन एबायोटिक components all organic and inorganic compounds are present मतलब अगर एबायोटिक की बात करें तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में भी जो है, नॉन लिविंग में भी जो है वो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कंपाउंड्स तो बेसिकली 2 ही टाइप के ये तो हम लोग पढ़े ही हैं कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। अब 2 टाइप में क्या क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या होता है, हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, आपके 9th वाले सेक्शन में ही कर चुके हैं या 11th के पहले चैप्टर में ही हम लोग कर चुके हैं। तो वहाँ भी आप जाके इसकी वीडियो को देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, समझने के लिए काफ़ी है वो। तब है कि यहाँ पे हम लोग लिखे थे मिनरल्स लिखे थे, ठीक है। अब देखिए मिनरल्स जो है आपका ये वेरी करता है, ठीक है। सॉइल टू सॉइल या कह सकते हैं और फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट,
आपका जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो किस टाइप का है, आपका जो सॉइल है वो किस टाइप का है, तो उन सब में मिनरल्स का जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है, या मिनरल्स जितने भी टाइप्स के पाए जाते हैं वो अलग अलग, किसी में कुछ मिनरल्स ज़्यादा है तो किसी में कुछ मिनरल्स कम है, लेकिन ये बने हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट से ही। समझ में आ रहा है? अगर आपका बहुत डेंस आपका फॉरेस्ट है तो वहाँ पे ह्यूमस जो है ना, उसका ह्यूमस का लेयर ज़्यादा होता है, चूँकि पत्ते वगैरह ज़्यादा फॉल करते हैं तो वो सड़ते हैं, सड़ने के बाद जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमस, मतलब नेचुरली मैन्योर बनना, नेचुरली ह्यूमस जो फॉर्मेशन होता है, मैन्योर तो नहीं कर सकते हैं, ह्यूमस करते हैं अपर लेयर सॉइल का, तो उसमें जो मिनरल्स का जो रेशियो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है? अलग अलग होता है। तब एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें वाटर कि कैसे ये हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे या इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्लाइमेट्स को, तो समझिएगा जैसे बिना पानी के तो कुछ पॉसिबल है ना, मतलब लिविंग थिंग का तो हमारा कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब सोचना भी बेकार है लिविंग थिंग्स के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा जो बॉडी है वो आपका सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड के कारण होता है। अब ब्लड में आपका 80 to 90% क्या है? वाटर ही है। प्लाज्मा है और अदर कंपोनेंट्स, और प्लाज्मा जो है वो 90% वाटर से मिलकर बना है, और बिना पानी के हमारा कोई भी डाइजेशन वगैरह या प्रॉपर मेटाबॉलिज्म आपका पॉसिबल नहीं है। ये तो हमारी बात हो गई। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको वाटर का तो जरूरत है ही, तो बिना वाटर के मतलब लिविंग थिंग्स का तो लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वाटर जो है वो अर्थ पे भी प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं कि वाटर एक्सचेंज बिटवीन आपका अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर is called हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इससे ज़्यादा डिटेल में आपको हम यहाँ पे बताएंगे नहीं, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है कि वाटर जो है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको रिक्वायर्ड है उनके लाइफ के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। तो लिख सकते हैं वाटर रिक्वायर्ड्स फॉर metabolic activity of all living thing, for all living things। ठीक है, तब अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, अब देखिए वाटर है, अगर टेम्परेचर नहीं है तो भी आपका दिक्कत है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता भी है, टेम्परेचर घट भी रहा है, मॉडरेट टेम्परेचर भी है, चेंज भी कर रहा है आपका सीजन टू सीजन, या दिन में भी कह सकते हैं कि दिन का टेम्परेचर कुछ और है, रात का टेम्परेचर कुछ और है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर change of temperature, phenomena of change of temperature during day and night और इन सीजन। ठीक है, सीजन मतलब जब मौसम आपका चेंज करता है ना तब भी आपका टेम्परेचर चेंज करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ड्यूरिंग एंड सीजन एंड सीजन्स इज कॉल्ड आपका थर्मो पीरियोडिसिटी। थर्मो पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, टेम्परेचर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो कंपाउंड का फॉर्मेशन बिना टेम्परेचर एक्सचेंज के हो ही नहीं सकता है।
किसी किसी रिएक्शन में आपका टेम्परेचर आपका एब्जॉर्ब होता है, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर आपका रिलीज करता है। टेम्परेचर के बेसिस पे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में बांटे हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट या टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर क्या है ना रिलीज करता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो बहुत सारा प्रोसेस है केमिस्ट्री में, तो बिना टेम्परेचर के या कह सकते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन। आप कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई कंपाउंड बनेगा जिसमें कि ना टेम्परेचर का लूज और गेन नहीं हो। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना कुछ लूज हो रहा हो ना कुछ गेन हो रहा हो टेम्परेचर या हीट, तो ऐसा दुनिया में कोई रिएक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हाइपोथेटिकल है। हम लोग कहते हैं ना कि टेम्परेचर किसी में एब्जॉर्ब हो रहा है, किसी में आपका रिलीज हो रहा है, तो किसी में कुछ नहीं हो रहा होगा। तो कभी भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री में जब हम लोग जाएंगे, बस हम बतला देते हैं कि चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी, किसी भी रिएक्शन का चेंज इन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और अगर जीरो है तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लोग माने हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें आपका एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा हो। ठीक है? तब है कि टेम्परेचर से क्या होता है। अभी टेम्परेचर, सन का लाइट आया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, फोटोसिंथेसिस हुआ, हमारे बॉडी ग्रोथ हुआ, बहुत सारा इन्फ्लुएंस आपको करता है कौन, एबायोटिक कंपोनेंट्स का कौन, टेम्परेचर। ठीक है? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, इतना आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है। बिना टेम्परेचर की कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। केमिकल रिएक्शन आपके टेम्परेचर के साथ ही होता है। समझ में आया? इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर एंड सीजन लिखे हैं, रुक जाइए कैमरा को थोड़ा सा उधर कर देते हैं। ठीक है? समझ में आया? तो ऑल जितने भी कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर, कुछ एनिमल्स जो है जैसे टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग एरियाज़ को भी बांटे हैं, डेजर्ट एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया, कोल्ड रीजन, ये सब क्या है टेम्परेचर के बेसिस पे ही है। अब कोल्ड रीजन, हर अलग अलग प्लेस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अलग अलग वहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग कोल्ड रीजन की बात करें तो वहाँ पोलर बियर वगैरह सब मिलते हैं, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ और है। अगर हम लोग बात करें डिजर्ट की तो वहाँ पे कुछ और स्क्रूअल वगैरह मिलते हैं जो बिल वगैरह में रहते हैं, कैक्टस प्लांट है, उनका बॉडी का अडेप्टेशन कुछ और है। समझ में आ रहा है? तब हम लोग बात करते हैं दो अलग फैक्टर की, लाइट एंड सॉइल की। अगर लाइट की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है? ठीक है? अब इंपॉर्टेंट फैक्टर है मतलब ये जो है आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कह सकते हैं कि इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बायोस्फीयर कह सकते हैं। अब इसी लाइट, ये लाइट का जो सोर्स है आपका, ये है क्या, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन जो है आपका नेचुरल सोर्स है किसका, लाइट का, जो आसानी से हम लोग को फ्री में कह सकते हैं, फ्री में हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है। और पूरे सनलाइट का 1%, पूरे सनलाइट का 1% ही जो है वो प्लांट क्या करता है, ट्रैप करता है और उसे फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्लांट ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। समझ में आ रहा है? तब क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस हो गया तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट क्या ग्रोथ किया, डेवलप हुआ, फ्रूट आया, ग्रेन्स आए, उन सब का हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डायरेक्टली तो सर समझ में आ रहा है कि हाँ उसको हम लोग खा रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इनडायरेक्टली मतलब कि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली फूड तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। और हर्बीवोर्स क्या खा रहे हैं? फिर से वही लीफ, फ्रूट्स, ग्रेन्स वगैरह खा रहे हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लांट का ग्रोथ हो, उसमें फूड डेवलप हो, ग्रेन्स हो, उसके लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए जरूरी है आपका लाइट। और लाइट क्या है आपका, एबायोटिक कंपोनेंट्स है आपके इन्वायरमेंट का, या कह सकते हैं इकोलॉजी का। समझ में आया? तब जो हमारा है नेक्स्ट वो है सॉइल। सॉइल क्या है? ये भी आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्लांट्स कह सकते हैं
एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द सॉइल। कुछ एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो आपके सॉइल को ही अपना भोजन के रूप में है ना इंटेक करते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गया, उसको हम लोग पढ़े हुए होंगे क्लास 8-9 में, फार्मर्स फ्रेंड करके, वो सॉइल को पोरस बनाता है, सॉइल को खाया, उसके अंदर जो मिनरल्स है उसके अंदर गया और फिर से वो जब अपने स्केटिक प्रोडक्ट के रूप में निकालता है तो वो जो सॉइल है वो पोरस हो जाता है। तो लगभग प्लांट्स और एनिमल जो है ना एग्जिस्ट करते हैं आपके किस पे, सॉइल पे। अब देखिए सॉइल बहुत टाइप का होता है, प्लेस टू प्लेस और रीजन टू रीजन, या कह सकते हैं वेदर पे भी डिपेंड करता है आपका सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो एलुवियल सॉइल, ग्लेशियर सॉइल, आपका बहुत टाइप का आपका सॉइल है, इलियन सॉइल, आपका एक और सॉइल है कोलुवियल सॉइल। अब देखिए जो एलुवियल सॉइल है जिसको कि हम लोग सबसे ज़्यादा फर्टाइल कहते हैं, वो बनता कैसे है, तो रनिंग, अरे यार आज वो लाइट बहुत तंग कर, आज पावर बहुत टेंशन कर रहा है, ये भी रिंग लाइट जो है ना आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, तो अच्छा लगेगा नहीं। तो सॉइल के बारे में लोग पढ़ रहे थे, तो सॉइल जो है ना आपको हर तरह से इफेक्ट डालता है। आपका बहुत सारे टाइप्स का सॉइल है और हर सॉइल्स में मिनरल्स अलग अलग होता है, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, रीजन टू रीजन सॉइल के मिनरल्स में वेरिएशन होता है, ठीक है। और हर जगह का अपना अलग अलग क्या कह सकते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन का है ना अलग अलग अपना रेट है और क्या कह सकते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये रहा ओवरऑल आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। अगले सेशन में, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।